इतिहास की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस विफलता और उससे पैदा हुए $350 बिलियन के एक खुफिया हथियार की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सच पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। ये कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी कंपनी की जिसका सॉफ्टवेयर आज दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी संस्थाओं के कोर में काम कर रहा है। 9/11 के उस भयानक हमले के बाद जो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया ना, वो 9/11 कमीशन के एक ऑफिशियल बयान में छुपा था। उन्होंने कहा था, ये इंटेलिजेंस की नहीं बल्कि इमेजिनेशन की विफलता थी। मतलब सरकार के पास असल में सब कुछ था। हाईजैकर्स के फ्लाइट स्कूल रिकॉर्ड्स, संदिग्ध पैसों का लेन देन, सब कुछ उनके रडार पर था। यहाँ तक कि नाम वॉचलिस्ट पर भी थे। लेकिन फिर भी इतना बड़ा हमला हो गया क्योंकि हमारी एजेंसियां उन बिखरे हुए सुरागों को आपस में जोड़ ही नहीं पाईं। और यही साल 2001 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सबसे बड़ी और भयानक कमजोरी थी। सोचिए, CIA के कंप्यूटर्स FBI के कंप्यूटरों से बात तक नहीं कर सकते थे। सारा डेटा अलग अलग बक्सों में बंद था। किसी एक एजेंसी के पास पहेली का एक हिस्सा था तो दूसरे के पास दूसरा, लेकिन पूरी तस्वीर कोई नहीं देख पा रहा था क्योंकि इन सिस्टम्स को आपस में जोड़ने वाला कोई पुल ही नहीं था। तो इसी भयानक त्रासदी और सिस्टम के पूरी तरह से फेल होने के बाद जन्म होता है एक बेहद गुप्त कंपनी का, जिसका नाम है पैलेंटियर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आज CIA के भीतर गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका है और जिसका साम्राज्य $350 बिलियन तक फैल गया है। अब ये कोई आम सॉफ्टवेयर कंपनी बिल्कुल नहीं है। ये असल में कच्चे डेटा को एक जादुई, अचूक हथियार में बदलने वाली महाशक्ति है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है 1999 की ओरिजिन स्टोरी, पेपाल बनाम रशियन हैकर्स। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस खुफिया हथियार की शुरुआत किसी टॉप सीक्रेट सरकारी लैब में हुई होगी। बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन वैली के इंटरनेट बूम के बीच एक नई कंपनी पेपैल के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनके हर महीने करीब $10 मिलियन, जी हाँ, $10 मिलियन हवा में गायब हो रहे थे। और इसके पीछे था एक बेहद शातिर रूसी हैकर नेटवर्क। ये एक ऐसा साइलेंट युद्ध था जो इंटरनेट के पर्दे के ठीक पीछे लड़ा जा रहा था। इन हैकर्स का तरीका ना एकदम सटीक था। ये रूसी हैकर्स पहले अमेरिकी क्रेडिट कार्ड नंबर चुराते, फिर उनसे फर्जी पेपैल अकाउंट बनाते, फर्जी मैसेज के साथ धड़ाधड़ पैसा ट्रांसफर करते और अंत में उस पैसे को सीधे रूसी बैंकों से निकाल लेते। ये इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, तेज और मशीन जैसी सटीकता वाला हमला था कि इसने पेपैल मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब पेपैल के इंजीनियरों ने इसे रोकने के लिए ऑटोमेटेड रूल्स बनाए, लेकिन हैकर्स उन्हें कुछ ही घंटों में चकमा दे देते। और ठीक यहीं पर एक बहुत बड़ी खोज हुई। समझिएगा, ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिर्फ सख्त नियमों को देखते हैं, लेकिन हम इंसान डेटा के पीछे छिपी कहानियों को तुरंत पकड़ लेते हैं। एक इंसान स्क्रीन देखकर तुरंत बता सकता था कि अगर एक बिल्कुल नया अकाउंट अचानक से इतनी भारी रकम भेज रहा है तो बॉस कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और बस इसी एक जबरदस्त इनसाइट से जन्म हुआ इगोर नाम के एक सिस्टम का। इसका काम इंसानों को रिप्लेस करना नहीं था, बल्कि एनालिस्ट को एक तरह का सुपर ह्यूमन बनाना था। इगोर ने क्या किया? उसने अलग अलग IP एड्रेस, फिंगरप्रिंट और क्रेडिट कार्ड को एक ही स्क्रीन पर विजुअलाइज कर दिया और अचानक 47 अलग अलग मासूम दिखने वाले अकाउंट रूस में बैठे एक ही अपराधी के विशाल नेटवर्क के रूप में बिल्कुल साफ नजर आने लगे। इंसान और मशीन के इस बेहतरीन तालमेल का जो नतीजा निकला ना, वो सचमुच हैरान करने वाला था। ईगो सिस्टम के लागू होते ही पेपैल का फ्रॉड से होने वाला नुकसान लगभग तुरंत 70% तक नीचे गिर गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी और इसी जीत ने एक बहुत बहुत बड़े विचार के बीज बो दिए थे। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, ब्रिजिंग द गैप और CIA के साथ पार्टनरशिप। 9/11 के बाद पेपैल की इस शानदार सफलता को देखकर पीटर थियल को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अमेरिका की सरकार के पास भी ठीक वही बिखरे हुए डेटा की समस्या थी जो कभी पेपैल के पास थी। इसी आइडिया के साथ पैलेंटियर ने CIA को अप्रोच किया, लेकिन उनका पहला डेमो पूरी तरह से एक डिजास्टर साबित हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली के उन जीनियस इंजीनियरों ने कभी किसी असली खुफिया एनालिस्ट को काम करते देखा ही नहीं था। बिना ग्राउंड रियलिटी समझे बंद कमरों में बनाया गया कोई भी सॉल्यूशन हमेशा बुरी तरह फेल होता है। तो इस भयानक फेलियर के बाद पैलेंटियर ने एक ऐसा कदम उठाया जो टेक की दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था।
उन्होंने फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का कॉन्सेप्ट शुरू किया। मतलब उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन कोडर्स को सीधे CIA के उन टॉप सीक्रेट दफ्तरों के अंदर भेज दिया। अब ये इंजीनियर्स असली जासूसों के साथ बैठकर उन्हें काम करते हुए देखकर और सीधे उनके फीडबैक पर रियल टाइम में कोड लिखते थे। ये अप्रोच एक गेम चेंजर साबित हुई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, भाग 3 में 2008 का डिप्लॉयमेंट और वॉर जोन में ट्रायल। CIA के साथ उनकी ये नई अप्रोच पूरी तरह सफल रही, लेकिन सबसे खतरनाक परीक्षा अभी बाकी थी। साल 2008 आ चुका था और इराक और अफगानिस्तान का युद्ध अपने सबसे जानलेवा दौर में था। उस वक्त अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन कोई स्नाइपर या गोलियां नहीं, बल्कि IED यानी सड़क किनारे छिपाए गए बम थे। इन बमों की वजह से इराक में 60% युद्ध मौतें हुईं, 2600 से ज्यादा सैनिकों की जान गई और 30,000 से अधिक घायल हुए। पेंटागन को किसी भी कीमत पर एक तत्काल जीवन रक्षक सॉल्यूशन चाहिए था। हालात की गंभीरता को देखते हुए पैलेंटियर के इंजीनियर सीधे वॉर जोन में जा पहुंचे और वहां इस सॉफ्टवेयर ने लिटरली चमत्कार कर दिया। इसने युद्ध के उस पूरे शोर और बिखरे हुए डेटा को जोड़ा और क्लियर पैटर्न दिखाएं। उदाहरण के लिए सिस्टम ने बता दिया कि अगर मंगलवार दोपहर 2 से 4 बजे के बीच एक खास मस्जिद से 400 मीटर की दूरी पर 12 स्पेसिफिक फ़ोन नंबर एक्टिव होते हैं तो वहां बम विस्फोट का निश्चित खतरा है। ये कोई जादू नहीं, प्योर डेटा साइंस थी। और इस खुफिया मैपिंग का जो असर हुआ वो बहुत विशाल था। मात्र 18 महीनों के भीतर पैलेंटियर के इस डेटा नेटवर्क की मदद से 691 खूंखार बम बनाने वालों को या तो पकड़ लिया गया या मार गिराया गया। मशीन की ताकत और इंसान की समझ के इस लाजवाब कॉम्बिनेशन ने उस पूरे युद्ध का रुख मोड़ना शुरू कर दिया था। और अब हम आते हैं सबसे बड़े मिशन पर, भाग 4, 2011 का ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, उसामा बिन लादेन की तलाश। अब तक ये सॉफ्टवेयर CIA के लिए उनका सबसे भरोसेमंद हथियार बन चुका था। और फिर आया साल 2011। अब मिशन था दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी उसामा बिन लादेन को ढूंढना, जो पूरे 1 दशक से किसी भूत की तरह गायब था। इस मिशन की शुरुआत में CIA के पास जो इकलौता सुराग था ना, वो सच में पूरी दुनिया के भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा था। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस पकड़े गए कैदियों से मिला एक निकनेम था, अल-कायदा का एक संदेशवाहक जिसे सिर्फ कुवैती कहा जाता था। अब इस सुई को ढूंढने के लिए CIA ने पैलेंटियर के खास गॉथम सॉफ्टवेयर में दुनिया भर का डेटा फीड कर दिया। सोचिए, 30 लाख कूटनीतिक टेलीग्राम, 1,70,000 सैटेलाइट तस्वीरें, 8,000 घंटे की फोन रिकॉर्डिंग और न जाने कितने पैसों के लेन देन। कोई भी इंसानी टीम इस पहाड़ जितने डेटा को कभी प्रोसेस नहीं कर सकती थी, लेकिन गौथम ने उस पूरे अल-कायदा नेटवर्क का एक-एक तार जोड़ना शुरू कर दिया। गौथम की स्पीड ने तो सारी सीमाएं ही तोड़ दी। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जिस पैसे के लेन देन को ट्रैक करने में पहले CIA को 72 घंटे लग जाते थे, पैलेंटियर के गौथम ने उसे सिर्फ 12 मिनट में खोज निकाला। सेल टावर की पिंग, कारों की मूवमेंट, हर एक छोटी से छोटी डिटेल जुड़ने लगी और इसी सॉफ्टवेयर ने CIA को सीधा एबटाबाद के उस रहस्यमय कंपाउंड तक पहुंचा दिया। और फिर 1 मई 2011 की वो ऐतिहासिक रात आई। उस कंपाउंड की दीवारें तोड़ी गईं और अमेरिका का नंबर 1 मोस्ट वांटेड आतंकवादी मारा गया। खुफिया इंटेलिजेंस और डेटा की जो पहेली 9/11 के दौरान CIA नहीं सुलझा पाई थी, पैलेंटियर के सॉफ्टवेयर ने उसे आखिरकार सुलझाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया था। इस थ्रिलिंग मिशन के बाद चलिए देखते हैं भाग 5, द डीक्लासिफाइड प्लेबुक। इस असाधारण सफर से निकली सफलता की 3 रणनीतियां। अगर हम इस जासूसी थ्रिलर से बाहर निकलकर देखें तो कॉर्पोरेट जगत के लिए 3 बहुत ही पावरफुल लेसन सामने आते हैं। पहला, हमेशा ऐसे टूल्स बनाइए जो इंसानों की जगह लेने के बजाय उन्हें सुपर ह्यूमन बनाएं। दूसरा, सिर्फ बंद कमरों में प्लानिंग मत कीजिए, सीधे अपने कस्टमर के साथ बैठकर उनकी असली प्रॉब्लम को समझिए। और तीसरा, शुरुआत में सिर्फ बड़े चेक के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा लेजेंडरी क्लाइंट खोजें जैसे पैलेंटियर ने CIA को चुना, जो आपके लिए भविष्य के सारे दरवाजे खोल दे। जो कंपनी कभी बिना प्रोडक्ट और बिना क्लाइंट के शुरू हुई थी, आज वो $350 बिलियन की एक महाशक्ति है। लेकिन जाते जाते ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाला सवाल छोड़ जाती है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए बनाया गया ये अचूक हथियार आज कॉर्पोरेट जगत के लिए भी उपलब्ध है। तो क्या हमारी कमर्शियल दुनिया इस असीम और संभावित रूप से खतरनाक डेटा पावर को पूरी तरह से संभालने के लिए सच में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।